अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इशफाक अहमद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद सर इशफाक। मामूल के मुताबिक हम लोग क्लास इंग्लिश से शुरू करेंगे और आज हम लोग इंग्लिश में सीखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी ज़मान हाल सादा। इसके जी हेल्पिंग वर्ब हैं डू, डज़। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं डू हमें कहाँ यूज़ करना है और डज़ हमें कहाँ यूज़ करना है। ये हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो कि जुमले के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले डू वी यूज़ विथ प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन, यानी जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन जमा में होंगे वहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मिसाल में लिखा हुआ है दे, वी, यानी वो, हम, इस तरह के जितने भी होंगे वहाँ पर हम डू इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद है डज वी यूज़ विथ सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन। यहाँ पर जो अकेला होगा नाउन या प्रोनाउन यानी जो सब्जेक्ट होगा वो अकेला होगा तब हम डज यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ही, शी, अली, यानी जो भी हो जो सिंगल होगा उसके साथ हम डज यूज़ करेंगे। जो दो या दो से ज़्यादा या जमा में जितने भी होंगे वहाँ पर हम डू यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को, यानी बयानी जुमला अफर्मेटिव। ये इसकी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है। यहाँ पर वन लिखा हुआ है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट वो रखना है। सबसे पहले जुमला वो एक किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने इस क्यों लगाया, ये रीड्स क्यों हो गया, रीड होना चाहिए था। ये जब भी सब्जेक्ट अकेला होगा और हम जो है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे तब ई एस या इस लगेगा, वो वर्ब के हिसाब से डिसाइड होगा, लेकिन ये ज़रूर आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं जमा वाले सब्जेक्ट के जुमले को। हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड अ बुक। हम किताब पढ़ते हैं, यहाँ पर एस नहीं आया क्योंकि ये जमा में है। ये जो सब्जेक्ट है ये जमा में है, इसीलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, ये आर्टिकल है। अब आते हैं हम लोग मैथ की तरफ। मैथ में आज हम लोग क्लास 4 के अंदर आते हैं। ये वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर ये इनको हम लोग सीखने वाले हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये आगे भी काम आते हैं, ये बहुत ही काम की चीज़ है। सबसे पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इनमें से कौन से नंबर हैं जो कि 2 के साथ तकसीम हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे अगर हम अंदाज़ा लगाने बैठेंगे तो बहुत देर लगेगी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिनकी मदद से ये हल हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 120 दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 120। ये पहला है। इसके लिए जी हमें सिर्फ आखिरी वाले अदद को देखना है। आखिरी जगह पर इनमें से कोई नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई नंबर होना चाहिए आखिर में, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। और दूसरा है 1001, ये दूसरा नंबर है, इसके आखिर में 1 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। सादी सी बात है, सिंपल बात है। यहाँ पर इनमें से कोई इन नंबरों में से कोई एक नंबर इसके आखिर में होना चाहिए जो हमें दिया गया है, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। और उससे अगला सवाल है, टेस्ट द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। यानी इनमें से कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 3 से तकसीम हो सकते हैं। आइए इनको देख लेते हैं।
यहाँ पर सबसे पहला नंबर हमें दिया हुआ है 135। 135 ये पहला है। यहाँ पर 3 के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ इनके बीच में प्लस लगा देना है। यहाँ पर 1 + 3 + 5 हमने इनको प्लस कर लेना है। ये कितना हो जाएगा? 1 + 3 4, 4 + 5 ये हो जाएगा 9। अब देखेंगे 9 पर 3 का पहाड़ा यानी टेबल जाता है। जी हाँ, जाता है। अगर यहाँ पर प्लस करने के बाद जो आंसर आया है वहाँ पर 3 का पहाड़ा जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। अगर नहीं जाता तो नहीं होगा। यहाँ पर अगला हमें नंबर दिया हुआ है 3331। ये सेकंड नंबर हमें दिया हुआ है 3331। इसको हम प्लस करके देख लेते हैं। 3 + 3 + 3 + 1। 3 + 3 6, 6 + 3 9 हो गए। यहाँ पर +1 ये हो गया 10। 10 पर 3 का टेबल नहीं जाता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। इनके बीच में प्लस का निशान लगाओ, इनको प्लस करके जो आंसर आए उस पर देख लो। अगर 3 का टेबल जा रहा है तो ये होगा डिवाइड, अगर नहीं जा रहा तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। इनमें से कौन से नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं या हो सकते हैं या होंगे। यहाँ पर सबसे पहला हमें नंबर दिया हुआ है 1235। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको समझने के लिए। 1235 इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसको देखने के लिए सिर्फ 2 ही नंबर हैं। इसके आखिर में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। यानी या 0 होना चाहिए उसके आखिर में या तो 5 होना चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके आखिर में 5 मौजूद है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। और एक और हमें नंबर दिया हुआ है 5552। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरा है ये इसका 5552। इसके आखिर में ना तो 5 है और ना ही 0, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। एक और इसका लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है 640। यहाँ पर हम लिख देते हैं, तीसरे नंबर का ये क्वेश्चन है 640। इसके आखिर में 0 है। इसको देखने के लिए हमें ये देखना है या तो इसके आखिर में 0 होना चाहिए या फिर 5। यहाँ पर 5 तो नहीं है लेकिन 0 है, इनमें से कोई भी एक नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 0 मौजूद है, इसका मतलब ये जो है ये 5 से डिवाइड होगा। जी अब हम आते हैं जर्नल नॉलेज की तरफ। जर्नल नॉलेज में मामूल के मुताबिक हमारे पास सवाल जवाब हैं, ये हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान क्या है? उर्दू। दूसरा सवाल, पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। लिबास मीन्स पहनावट। और तीसरा सवाल, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? जवाब है पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। और चौथा सवाल, पाकिस्तान के कौमी शायर कौन थे? जवाब है जी पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल थे। अब हम आते हैं उर्दू की तरफ। आज हम लोग उर्दू में वाहिद और जमा सीखेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है वाहिद क्या चीज़ है और जमा क्या है। अगर कोई भी चीज़ एक है तो उसे हम कहते हैं वाहिद। या दो से जितनी भी ज़्यादा हैं वो चीज़ें तादाद में, तो हम उनको जमा कहते हैं। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ हैं, इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बुराई वाहिद है, बुराइयाँ जमा है। उसके बाद मोहब्बत मोहब्बतें, नफ़रत नफ़रतें, हदीस अहादीस, बंदा बंदे, खर्च
अखराजात